देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की अगर बात की जाए तो इस बार मोदी कैबिनेट में इनका रखा गया है पूरा ख्याल। कैबिनेट में इस बार महिलाओं की भागीदारी 25% है। इतना ही नहीं, इस बार महिलाओं को अहम मंत्रालय भी सौंपे गए हैं। तो ये आधी आबादी को कितना ज्यादा मजबूत कर पाएंगी, कितना बदलाव ला पाएंगी और मोदी सरकार महिलाओं के लिए कैसे ला पाएगी अच्छे दिन, आज इसे पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution. और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव सुधा मलैया जी और दिल्ली से हमारे साथ हैं मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। और अगर आपके भी कोई सवाल है, क्योंकि हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, तो आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने सवालों को आप रख सकते हैं क्योंकि जवाब आपको आज मिलेंगे एक्सपर्ट से। नंबर है 012025111063 18001801801525। अनुप्रिया जी, सबसे पहले सवाल आपसे, पहले आपको मैं बधाई देना चाहती हूं जिस तरीके से आपने भी जीत हासिल की। मुलाकात आज आपने नरेंद्र मोदी से की है, क्या लग रहा है आपको? 25% महिलाएं हैं कैबिनेट में इस बार, कितना बदलाव आप लोग करेंगी? आधी आबादी की आवाज को, उनके मुद्दों को किस तरह से उठाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूं नए मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को और विशेषकर से हमारी महिला मंत्रियों को, क्योंकि उनके शपथ ग्रहण के साथ ही देश की आधी आबादी के अंदर एक बहुत ही उत्साह की लहर दौड़ गई है और बहुत सकारात्मक संदेश गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देती हूं कि महिलाओं को उन्होंने स्थान दिया है और उनसे ऐसी अपेक्षा भी की जा रही थी। और आज कुल मिलाकर हम 61 महिला सांसद हैं जो जीतकर देश के सबसे बड़े सदन में पहुंची हैं। और हम सब पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए हर मसले पर हम मजबूती के साथ, चाहे सरकार का हिस्सा बनकर या विपक्ष में रहकर, आवाज उठाने का काम करेंगी। हर मसले पर जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी आवाज इस सदन के अंदर सुनाई पड़ेगी और हम अपनी आधी आबादी के हक की हर लड़ाई को लड़ने जा रही हैं। जी बिल्कुल। सुधा मलैया जी, यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ। इस बार हम देखें तो 25% महिलाएं हैं। अगर हम इसके पहले में मनमोहन कैबिनेट की बात कर लें, पूर्व की सरकार की बात कर लें, तो 10 महिलाएं थी। आपको लगता है एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है, आप समझ रही हैं मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूँ, महिला आरक्षण की बात मैं कर रही हूँ, लग रहा है इस बार वो एक साकार रूप ले पाएगा? देखिए, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के संबंधी जब नीतियां का घोषणा बनाया तो उसमें स्पष्ट रूप से ये था कि 33% आरक्षण हमारी प्राथमिकता होगी। और अब क्योंकि सरकार बीजेपी की बहुमत भी है और एनडीए सरकार का ठीक बहुमत है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बखेड़ा इसमें नहीं आना चाहिए, कोई बाधा इसमें इस बार नहीं आएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने 7 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया और 25% प्रतिनिधित्व दिया। पिछले मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट में 10 मंत्री थी, लेकिन वो प्रतिशत उनका कम था। इस बार 25% है। उनका कैबिनेट बहुत बड़ा था और 70 के लगभग उनका कैबिनेट था, उसमें 25% महिलाएं नहीं थी। इस दृष्टि से इन्होंने अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है और सातों जिन महिलाओं को उन्होंने बनाया है मंत्री, वो बहुत ही काबिल हैं। मुझे सुषमा स्वराज जी के विदेश मंत्री उनको मिला, उनको कोई भी मंत्रालय मिलता तो वो उतनी ही भली भांति चलाती, और महिलाओं के विषय में जिस प्रकार से वो सोचती हैं और उनकी विचारधारा रही है महिलाओं के विषय में, जिस प्रकार से वो प्रमोट करती हैं आगे, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से इस महिला मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाएंगी और जब भी कभी ऐसी बात होगी तो वो इसको प्रखरता से रखेंगी। इसके अलावा नजमा जी हैं। नजमा जी इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की, जब वो कांग्रेस में भी थी तब भी वो रही हैं और उसके बाद अभी राज्यसभा सदस्य बनी। नजमा जी का भी एक केवल वो माइनॉरिटी मंत्रालय की उनको दिया गया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो माइनॉरिटी के लिए नहीं, एक महिला होने के नाते उनका भी उनसे भी मैंने कभी बहुत बार साक्षात्कार किया है, तो वो भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं और महिलाओं के विषय में बड़ी प्रखर हैं, मुखर है। मुझे लगता है, मुझे जो उनसे उम्मीद है
कि माइनॉरिटी महिलाओं में, खास तौर से मुस्लिम महिलाओं में जो ये बात हो जाती है, महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है कि तलाक तलाक कहकर, इस बारे में भी वो एक विचार उसमें रखेंगी और एक चर्चा इसमें चलनी चाहिए। और दूसरी बात, जो उमा जी हैं, उमा जी भी अनुभवी हैं। उमा जी को, सुधा जी, जब चूंकि आपने नज़मा अब्दुल्ला की बात यहाँ पर कर ली है तो अनुप्रिया जी भी हमारे साथ है। अनुप्रिया जी, ये कहें कि मोदी की पूरी जो कैबिनेट है उसमें सबसे उम्र दराज है नज़मा अब्दुल्ला और सबसे छोटी उम्र की है स्मृति ईरानी। ये कहें कि एक्सपीरियंस और युवा एनर्जी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस बार देखने को मिल रहा है। हरसिमरत भी छोटी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। हरसिमरत स्मृति से छोटी होगी। इनको देखें तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है एक्सपीरियंस और युवा सारी महिलाएं जो हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप से हैं, अलग अलग एज ग्रुप से महिलाएं आई हैं और हर एज ग्रुप की महिला की अपनी एक सोच होती है। हर एज ग्रुप के महिलाओं को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सारे एज ग्रुप्स के वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं का चुनाव किया गया है। अनुभवी हैं और अलग अलग मॉडर्न विचारधारा को लेकर भी हैं और एक हमारी पुरानी विचारधारा को लेकर भी हैं। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं के हर सेक्शन का प्रतिनिधित्व हो रहा है और बहुत ही अहम जिम्मेदारियां महिला मंत्रियों को दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि महिलाओं को लेकर हर सरकार में एक हेजिटेशन होता है कि महिलाएं शायद बड़ी जिम्मेदारियों को ना निभा पाएं। तो मोदी मंत्रिमंडल में ऐसी झलक मिल रही है कि महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और एक विश्वास जगाया गया है कि महिलाएं भी उसी तरीके से बड़ी जिम्मेदारियों का देश के प्रति निर्वहन कर सकती हैं जिस तरीके से ये इन जिम्मेदारियों का निर्वहन पुरुष करते हैं। तो एक जो ये बराबरी की पहल शुरू हुई है, ये बहुत स्वागत योग्य है और मैं इसकी पूरी तरीके से सराहना करती हूँ और पूरी उम्मीद है कि जितनी हमारी महिला मंत्रियों ने अपने अपने जो विभाग आज संभाले हैं मंत्री के रूप में, उसके हर जिम्मेदारी के साथ वो न्याय कर पाने में सक्षम है। अच्छा, एक बात और भी अनुप्रिया जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहती हूँ। आप जहां से जीती हैं उस एरिया के लिए खासतौर पे समझा जाता है, पूर्वांचल का वो हिस्सा है मिर्जापुर जो पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। माँ विंध्यवासिनी का वहां पर दरबार है, पर्यटन के लिहाज से बहुत सारी उम्मीदें वहां से जगती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। वहां की जो महिलाएं हैं उनकी भी आवाज उस तरीके से नहीं उठ पाई है। उनके मामलों को अगर देखें, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, चाहे उनके आगे आने की बात कर लें, हर मामले में वो पीछे हैं। ये कहें कि वहां की महिलाओं का भी अब हर क्षेत्र में एक बढ़ावा उनको मिलेगा और उनके जो मुद्दे रहे हैं जिसमें वो पिछड़ रही हैं वो एक सही तरीके से आगे आ पाएंगे। देखिए, अगर मैं एक जेनरिक वे में बात करूं तो किसी भी महिला के लिए दो मसले बहुत अहम होते हैं, शिक्षा और सुरक्षा। और जहां तक मैं पूर्वांचल को देख पा रही हूं या पूरे उत्तर प्रदेश में ही बात करूं तो विशेषकर से पूर्वांचल और बुंदेलखंड का हिस्सा ऐसा है जहां पे महिलाओं पिछड़ापन बहुत ज्यादा है और विशेषकर से उस पिछड़ेपन का जो प्रभाव है वो महिलाओं पर पड़ता है। और मेरा जो संसदीय क्षेत्र है वहां पे आपने ठीक कहा कि तमाम ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और पर्यटन के विकास की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो फिजिकल टोपोग्राफी है, जो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, वो इस तरीके की है कि पर्यटन का विकास काफी हद तक किया जा सकता है। और साथ ही में लालगंज, हलिया, छानबे, इस तरीके के कई हमारे इलाके हैं जिसमें आदिवासी समुदाय बड़ी तादाद में रहता है। तो विशेषकर से पिछड़े आदिवासी दलित समुदाय से आने वाली महिलाएं हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। तो एक मेरी प्राथमिकता जरूर है कि इन आदिवासी समुदायों के लिए जो विशेष रूप से पिछड़े हुए हैं और उसमें भी जो विशेष तबका महिलाओं का है, उन तक शिक्षा की जागृति, शिक्षा की रोशनी पहुंचे और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे। और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा रहा है। तो शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन बुनियादी सुविधाओं को महिलाओं को विशेषकर से जो आदिवासी या पिछड़े समुदाय से आती है उन तक जरूर पहुंचाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। और माननीय मोदी जी के सामने मैंने इस मसले को बड़ी मजबूती से उठाया भी है और उनके संज्ञान में है भी ये बातें, क्योंकि पूर्वांचल के लगभग हर कोने को उन्होंने छुआ है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो इन समस्याओं को समझ नहीं रहे हैं और हर जगह वो गए हैं। इसलिए हमें उम्मीदें भी हैं कि पिछड़े इलाकों के लिए, पिछड़े समुदाय के लिए, उनके उत्थान के लिए उनके अंदर एक विशेष सोच है और एक कहीं न कहीं एक रोड मैप जरूर उन्होंने तैयार करके रखा है। बिल्कुल सुधा जी, यही सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि अनुप्रिया जी भी एक युवा सांसद हैं और युवाओं की भागीदारी की बात करें तो बड़ा ध्यान रखा गया है इस बार मोदी कैबिनेट में। जिस तरीके से यहाँ पर ये कहीं मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, कैबिनेट में शामिल किया गया है, ये समझा जाए कि जो युवा नेतृत्व है आधी आबादी का खास तौर पे, वो अब राजनीति से और ज्यादा जुड़ेगा, क्योंकि
कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इतनी शानदार जीत ने सुनिश्चित कर दिया कि युवा नेतृत्व और युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसीलिए हम इतनी बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मॉडर्न और पुरानी विचारधारा की बात नहीं है। बात यह है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितनी भी महिला मंत्री बनी हैं और जो भी हैं, वो सब भारतीय संस्कृति में भी आधुनिकता के साथ उस जो विकास की हमारी तकनीक विकास हमें करना है और हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, उन दोनों का समन्वय और प्रॉपर समन्वय। जी, ये तस्वीरें देखिए, हरसिमरत कौर जो इस वक्त अपना चार्ज ले रही है, पहले आशीर्वाद वो ले रही है यहाँ पे और इसके बाद अब अपना पदभार संभालते हुए, यही युवा है, हम चेहरों की बात कर रहे थे और ये देखिए युवा चेहरा है हरसिमरत कौर, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बहू है ये और इस वक्त अपना चार्ज वो संभाल रही हैं। चुनाव में भटिंडा से वो लगातार दूसरी बार श्रोमणी अकाली दल के टिकट पर सांसद चुनी गई और एक अच्छा परफॉर्मेंस उनका इस दौरान हमें देखने को मिला है। सुधा मलैया जी, युवाओं की चर्चा जब निकली है तो क्या लग रहा है, चैलेंज भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि चैलेंज भी है सीखने के लिए, लेकिन अभी मैं कहना चाहती हूँ श्वेता कि वहां पर बहुत सारे जितनी भी 7 मंत्री बनी है महिला मंत्री, वो सबकी सब अनुभवी हैं। मैं इस दृष्टि से कहना चाहती हूँ कि उमा जी की बात ले लें तो जल संसाधन मंत्रालय और गंगा की सफाई उनको सौंपा गया। वो गंगा अभियान से वर्षों से जुड़ी रही हैं और ये उनकी प्राथमिकता रही है। वो सारी नदियों को अपनी मां मानती रही। तो और उनके पास पहले भी जो महिला बाल विकास भी रहा, उनके पास युवा कल्याण मंत्रालय भी रहा, तो उनको अनुभव है। उसके अलावा मेनका गांधी जी पहले भी महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हैं एनडीए सरकार में, तो उनको उसका पर्याप्त अनुभव है। निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक एनालिस्ट भी रही हैं, उनको जो कॉमर्स मंत्रालय का जो स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, दिस इज द मोस्ट बिफिटिंग मिनिस्ट्री फॉर हर, तो वो उसके लिए बहुत ही पूर्ण तरह योग्य हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की भी सदस्य रह चुके हैं और उनकी हर विषय में बहुत सूक्ष्म पकड़ है। तो वो जरूर ऐसा लगता है कि नई होंगी, लेकिन वो नई है नहीं, क्योंकि वो रिसर्च फील्ड में बहुत सालों से रही हैं और उनको एनसीडब्ल्यू का भी रहा है और 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की हर नीति रीति पर वो बोलती रही हैं, तो उनका समान अधिकार है। दूसरा, अभी जो हरसिमरत कौर को भी राजनीति का अनुभव है, तो भले स्मृति ईरानी का भी हम देख रहे हैं कि वो पिछले 7-8 वर्षों से बहुत ही गतिशील रही हैं और सक्रिय रही राजनीति में और उनके अपने कॉलेजेस भी चलते रहे, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका अनुभव रहा है। और दूसरा, कल्चर भी मुझे लगता है अभी इसी समय वर्तमान समय में शायद मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ही है, तो उसी के साथ उन कल्चर से वो जुड़ी रही हैं। तो इस प्रकार से उनको जिनको भी जो मंत्रालय दिया गया वो बहुत सोच समझ कर दिया गया है और मैं समझती हूँ कि वो अपने विभाग के साथ पूर्णतः न्याय करेंगी और उसमें महिलाओं विषयों को भी आगे बढ़ाएंगी और एक युवा वर्ग को वो आकर्षित करते हैं। जो आपने हरसिमरत की बात कही और स्मृति ईरानी की, तो युवा वर्ग में, युवा लड़कियों में और युवतियों में वो एक आशा जगाती हैं, उत्साह का संचार करती हैं और सातों के सातों बहुत अच्छी वक्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। बहुत अच्छी वक्ता है। अलग अलग मुद्दों पर हमें इनकी विचार भी देखने को मिलते रहे। अनुप्रिया जी, एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि युवाओं की जो भूमिका है वो एक टफ है ही है, खासतौर पर जब महिलाएं होती हैं, एक बड़ा पद जब उनको दे दिया जाता है। चूंकि आप भी सांसद हैं, आपको क्या लगता है ऐसे में जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो चुनौतियां भी आपके सामने होंगी। इन चुनौतियों को किस तरीके से, सही तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है अब, क्योंकि अब तो आप सरकार में आ चुके हैं, तो उस तरीके से उम्मीदें पूरी करनी पड़ेंगी? देखिए, चुनौतियां हैं, उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों का एहसास आज से नहीं, जब हम गठबंधन कर चुके थे और चुनाव मैदान में आ चुके थे, तब से हमें पता था कि हमसे बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं और उन उम्मीदों के एहसास के साथ हम लगातार आगे बढ़ते रहे हैं और हमें पता था कि सफलता इस गठबंधन को मिलनी है, हमें सदन पहुंचना है, सरकार भी बननी है। तो सरकार, कहते हैं अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी मूव टुगेदर। तो आज हमें जब जनादेश मिला है, इतनी बड़ी ताकत मिली है, तो उस ताकत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर आई है और उसके लिए पूरी तरीके से हम लोग तैयार भी हैं और बड़ी मजबूती से ये सरकार चलेगी। और जिस राष्ट्र की कल्पना की गई है कि राष्ट्र में परिवर्तन होंगे, तमाम जो समस्याएं हैं उनके समाधान का एक रोड मैप बनाया जाएगा, उसके प्रति पूरी ईमानदारी से काम किया जाएगा और यही कोशिश होगी कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ इतना बड़ा जनादेश दिया है और हर वर्ग ने दिया है, युवा हो, महिला हो, हर कास्ट क्रीड कम्युनिटी से ऊपर उठ के लोगों ने इतना बड़ा जनादेश दिया है,
तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ दिया है, तो उसको टैकल करने का पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा और बड़ी ईमानदारी से किया जाएगा। तो उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए ये नहीं सोच रहे हैं कि अचानक कुछ आ गया है। वो प्रिपेयर्डनेस मेंटली पहले से भी थी और आज भी है, और उसी के तहत काम किया जा रहा है। जो मंत्रिमंडल भी बनाया गया है वो इन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि उस रोड मैप को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ, क्योंकि दर्शकों को जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ हमें रुकना पड़ेगा और बात इसके बाद यही होगी कि एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर उठा है सुरक्षा का। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे वादे किए गए, बातें की गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कर दी गई है। लेकिन कब रुकेंगे ये मामले, इस पर भी चर्चा करेंगे। जल्द लौट रहे हैं। मैं सुषमा स्वराज ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। I will uphold the sovereignty and integrity of India. I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution. आधी आबादी में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से नई कैबिनेट में इस बार 25% महिलाएं हैं, 46 में से 7 महिलाएं हैं, और किस तरह से सशक्त करेंगी ये महिलाओं के मुद्दों को, महिलाओं को और सुरक्षा की चीजों को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगी, इसी पर बातचीत हम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हमारे साथ हैं, सुधा मलैया जी भी हमारे साथ हैं, और एक दर्शक है इस वक्त हमारे साथ, कपिल है कानपुर से। कपिल, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके आदरणीय पैनलिस्ट से। अब चूंकि महिलाओं को 25% का मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, तो आगे जो 50% का आरक्षण था महिलाओं के लिए और 33% सांसद बनेंगे, क्या इस पे अब बात आगे बढ़ेगी? क्या आप जैसी अनुप्रिया जी, सवाल का जवाब आपसे ही चाहती हूँ मैं। जी अनुप्रिया जी, एक दर्शक हमारे साथ आरक्षण पे जी नहीं, मेरी अपनी सोच यही है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तो होना चाहिए। क्यों जी, आप बात पूरी करिए। अनुप्रिया जी, मैं ये कह रही थी कि महिलाओं के लिए पूरी आरक्षण तो होना चाहिए, क्योंकि जब तक राज्य और केंद्र के सदन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती, मैं कह रही हूं कि महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि राज्य और केंद्र के सदन में जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मसले जो हैं, चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी मसले हैं, उन पर मजबूती से हमारे राष्ट्र में जो परिवर्तन हम चाहते हैं और महिलाओं के लिए जो अनुकूल माहौल हम चाहते हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए सदन में भागीदारी बहुत जरूरी है, उसके लिए महिला आरक्षण भी बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल। सुधा मलैया जी, ये सवाल आपसे जरा मैं करना चाहती हूँ कि हम पिछले दिनों का देखें तो ये बड़ा सवाल उठता था कि कैबिनेट में महिलाओं को वो जगह नहीं मिलती है, और ऐसे में कैसे आधी आबादी सशक्त होगी। ये समझे कि जो नई कैबिनेट है उसमें 25% महिलाएं हैं, आधी आबादी बहुत हद तक आगे बढ़ रही है, खुद को सशक्त कर रही है, और जो महिलाएं सशक्त नहीं है, एक तबका जो सशक्त नहीं है, उसको आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। जिस समय 33% आरक्षण पंचायतों में और स्थानीय निकायों में दिया गया था, उस समय भी ये बहुत सारी बातें उठी थी, और मैं समझती हूँ उस समय ये क्रांतिकारी कदम उठाया गया कि महिलाएं तो जानती नहीं है, गांव की महिलाएं हैं, स्थानीय निकायों में पार्षद महिलाएं हैं, और ये बात अक्सर आती भी रही है बीच बीच में कि पार्षद पति, सरपंच पति, और ये सब इस प्रकार की बातें। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर 100 में से जो प्रतिनिधि चुनकर गई, उनमें से अगर 70% ने भी वो काम कर लिया अपना, और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, तो बहुत बड़ा काम हो गया। क्योंकि यदि हमें स्वतंत्रता के साथ साथ हमें वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं मिलता महिलाओं को, तो आज हमारी महिलाएं केवल इस बात के लिए लड़ रही होती, जैसे इंग्लैंड में उनको अपना मताधिकार लड़ कर लेना पड़ा, तो आज हमारी लड़ाई उस पर हो रही होती। लेकिन अब आरक्षण पर हो रही है। एक हिस्सा इसका आरक्षण का पूरा हो चुका है कि महिलाओं को जब तक भारतवर्ष में आगे नहीं आने दिया जा सकता था, जब तक वो नहीं होती। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरे पति के चुनाव में, जब मैं चुनाव प्रचार में जाती थी, तो वो महिलाएं जब तक आरक्षण नहीं हुआ था, तो वो घूंघट के मतलब 1.5 हाथ लंबा घूंघट से बात करती थी। लेकिन मैं जब उस आरक्षण के बाद 5 साल बाद गई, तो पता चला वो महिला सरपंच बन गई।
तो वो भले ही उसका पति पहले सरपंच रहा, लेकिन उसके बाद वो उसकी इतनी हिम्मत होने लगी, उसे अधिकार तो मिल गया कि पंचायत में जाके बैठ सके, गांव में जा सके। इस प्रकार से करोड़ों महिलाओं को ये लाभ मिला। लेकिन ये जो सदन में और विधानसभा में जो आरक्षण की बात है, यहाँ पर कई बार अक्सर ये होता है कि अभी तो आरक्षण हुआ नहीं है, इसलिए हम महिलाओं के विरुद्ध नहीं लड़ा सकते। अगर सामने पुरुष है तो कई बार वो कमजोर पड़ जाती है। ये बात कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी है। कई बार ये कहते रहते हैं कि अपनी शक्ति पर, अपनी योग्यता और सामर्थ्य के बूते महिलाओं को आगे आना चाहिए। देखने को मिला अपनी क्षमताओं और अपनी सामर्थ्य के दम पर ही आती है, लेकिन जहाँ उनको मौका मिलेगा, महिलाओं के साथ साथ नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि महिलाओं को देखिए, सुरक्षा की बात हो रही थी, स्वास्थ्य की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही थी। अब आज की तारीख में ये ऐसा नहीं है कि किसी को शिक्षा से वंचित किया जा रहा हो। पूरे देश में, हर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिल रहा है और उसके लिए सरकारें प्रबंध कर रही, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। लेकिन कई बार बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं, जैसे मोदी जी ने अपनी बात में ये बात कही थी कि शौचालय नहीं है। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने पाया कि लोग बात करते थे शिक्षा का स्तर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन महिलाएं, लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती थी केवल इस वजह से कि उनके स्कूलों में शौचालय नहीं थे अलग से लड़कियों के लिए। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है मूलभूत शिक्षा की दृष्टि से, और शिक्षा उसके साथ साथ एक और उनकी सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा जुड़ा था। बिल्कुल सुधा जी, शौचालयों में अभी ओपन शौचालय में जाती है तो इस सुरक्षा का इससे जुड़ा हुआ है। की बात उन्होंने कही भी है और यही मैं कह रही हूँ कि महिलाओं को लेकिन अपने आप सुरक्षित रहना भी होगा। ये भी बात है कि हमें अपने लड़कियों को भी ट्रेन करना चाहिए। और जो एक अनिवार्य विषय शिक्षा के साथ साथ ये आता है कि महिलाओं की सुरक्षा की उनको प्रशिक्षण देना। तो जूडो और कराटे एक सब्जेक्ट की तरह से उनके साथ तमाम ऐसी बातें जिस पर देना चाहिए ध्यान। सुधा जी, बहुत कम समय है, चूंकि समय की पाबंदी है हमारे साथ। इस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो बहुत कुछ है अभी बात करने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। आगे भी हम इस तरीके से चर्चाओं को रखेंगे। अनुप्रिया जी, आप भी हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ी, उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। सुधा जी, आप भी इस चर्चा में शामिल हुई, बहुत सारी चीजें आपके जरिए, नई बातें हमें जानने को मिली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आधी आबादी की आवाज को, उनके मुद्दों को हम ऐसे ही उठाते रहेंगे, खास मेहमानों के जरिए यही जानते रहेंगे कि किस तरह से एफर्ट्स हो रहे हैं, कदम किस तरह से बढ़ रहे हैं, साकार रूप किस तरह से ये चीजें ले रही हैं। आधी आबादी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।